दुनिया की सबसे ताकतवर जो वेपन है वो है एजुकेशन। उससे बड़ा कोई वेपन नहीं है। जिसको भी कुछ ना कुछ मिला है उसके पीछे एक बहुत जबरदस्त संघर्ष की कहानी है। वो कोई भी हो, वो छत्रपति शिवाजी हो, नरेंद्र मोदी हो, कोई भी। आप देख लो इंडियन सोसाइटी को, हिंदू मुस्लिम दलित सब लड़ रहे हैं आपस में, तुमने हमको मारा था। सेवनटीन 87 में एक कंट्री पैदा हुई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इससे पहले नहीं थी। 1870 में एक कंट्री पैदा हुई, इटली। 1871 में एक कंट्री पैदा हुई, जर्मनी। 1867 में एक कंट्री पैदा हुई, जापान। 1921 में एक कंट्री पैदा हुई, चाइना। 1947 में एक कंट्री पैदा हुई, इंडिया। You're getting my point? They were not nations before this. इसके पहले ये क्या था? 13 कॉलोनीज। इटालियन स्टेट्स, जर्मन स्टेट्स, तो जब तुम्हें पता चला कि यार ये तो अभी मॉडर्न पीरियड में नेशन बने हैं, ये तो कभी नेशन थे ही नहीं, ये तो अभी इंडिया तो अभी 1947। तो जो पहली चीज तुम्हारे अंदर पैदा होनी चाहिए वो है क्यूरियोसिटी, कि कैसे पैदा हुआ, ये नेशन बना कैसे। दुनिया की सबसे ताकतवर जो वेपन है वो है एजुकेशन। उससे बड़ा कोई वेपन नहीं है। और इसका मैं सबसे खुद एग्जाम्पल हूं, मतलब दूसरे को तो छोड़ ही दो। जिंदगी के एक हाफ में मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। जिंदगी के दूसरे हाफ में मुझे समझ में आया कि यार इतनी बड़ी चीज है पढ़ाई, और उस चीज ने पूरी 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 जिंदगी को यू टर्न दे दिया। आज शाम को एक शो आएगा रे अवध ओझा चैनल पे, गीता का दूसरा श्लोक। पिछली बार मैंने दिया था पहला, समझ में आया? वो कुछ समझ में आया? आज देखना दूसरा श्लोक। गीता पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी तो छोड़ दो। इतनी लाइव चीजें समझ में आने लगी हैं, इतनी प्यारी चीजें हैं किताबें। 6 महीने पहले तो सबको मुंह नहीं लगाती ही नहीं। और मैं बाहर निकलूंगा किताब खरीदूंगा। इलाहाबाद से आ रहा हूं, एयरपोर्ट पे 3 किताब खरीदी, शानदार शानदार। तो उसने कहा, दुकानदार ने मुझसे कहा, भैया आप अब भी पढ़ते हैं? मैंने कहा अब भी? ये 3 किताब मतलब 10-20 लाख कार्टेजेस, इसमें इतना माल निकालेंगे, चलेगी गोलियां। मैंने कहा तुम्हारे लिए तो ये बेकार है, मेरे लिए एक किताब लाया हूं मैं, हिस्टोरिकल नॉवल चिंगारी, 1857 के रिवोल्ट पे है वो। ऐसी ऐसी बातें पता चल रही हैं उसमें।
जब मोहम्मद बहादुर शाह ने पैगाम भेजा दिल्ली से पंजाब के जो राजा महाराजा थे उनके पास, तो वहां का लॉरेंस वो था रेजिडेंट, तो उसने हिंदुस्तान के एम्परर की तरफ से पोस्टर लगवा दिए कि मुसलमानों आओ एक हो जाओ और हम फिर से सत्ता में आएंगे, और जैसे सत्ता में आएंगे सिखों को मरवा डालेंगे। डिवाइड एंड रूल। कोई भी चीज, अब तुम्हें पहली बात तो यही होनी चाहिए थी कि कैसे यार ये नेशन कैसे बन गए, ऐसा क्या हो गया भाई। वाटर बन रहा है तो तुम्हें पता है H2O, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो वाटर बन रहा है। तो जब ये नेशन बन रहा है तो ऐसी कौन सी घटना घट गई कि ये नेशन बन गया? तो साहब किसके लीडरशिप में नेशन बना? ब्रिटिश। अच्छा, इनके लीडरशिप में बना जी। इन्होंने कैसे कब्जा कर लिया हमारे ऊपर? तो पहला चैप्टर एनसीईआरटी का 18th सेंचुरी इंडिया। विपिन चंद्र लाए हो मॉडर्न इंडिया? क्या करने लाओगे, क्या जरूरत है, कभी मौका लगेगा तो पढ़ लेंगे। पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर 18th सेंचुरी इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। भारत क्या बना? नेशन। किसकी लीडरशिप में बना? ब्रिटिश। तो अब सवाल ये उठा कि यार ब्रिटिश ने कब्जा कैसे किया कंट्री पे? तो कोई व्यक्ति गुलाम कब बनेगा? जब वो कमजोर होगा, तभी बनेगा ना। तो ये जो पहला चैप्टर है ये भारत की वीकनेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। किस किस फील्ड में? पॉलिटी की फील्ड में। तुमको बात समझ में आ रही? आ रही ना? हाँ, जहां ना आए तुरंत बताना कि नहीं समझ में आ रही, ठीक है? टेंशन में तो नहीं हो? हाँ बता देना। मुझे लगा टेंशन में हो कि हमास नहीं बता पाए। सबके घर में टीवी है, सबके पास मोबाइल है, बीबीसी का ऐप डाउनलोड कर लो यार, डेली शाम को एनालिसिस आती है, सुन लिया करो आधे घंटे। इतना कहां जिंदगी में बिजी हो? राज्यसभा टीवी आती है, अब तो तुम्हें कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ तुम्हारे मोबाइल पे अवेलेबल हो जाएगा। सब कुछ तुम्हें सिर्फ कान में लगा के बैठ के सुनना है। मरो है जोगी मरो। आज की जनरेशन है ना, एक सौ कहती है यार मेहनत ना करना पड़े, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, संभव ही नहीं है। जिसको भी कुछ ना कुछ मिला है उसके पीछे एक बहुत जबरदस्त संघर्ष की कहानी है, वो कोई भी हो। वो छत्रपति शिवाजी हो, नरेंद्र मोदी हो, कोई भी, सबके पीछे एक गाथा है स्ट्रगल की, और उन्होंने बड़े मजे से स्ट्रगल किया है क्योंकि उनको पता चल गया था कि यार कोई ऑप्शन ही नहीं है। कल एक लड़का हमसे पूछा, बहुत पढ़ता हूं पर कुछ याद ही नहीं रहता। हमने कहा अच्छा, कैसे पढ़ते हो, कैसा क्या है शेड्यूल तुम्हारा पढ़ने का? कहा सुबह उठता हूं, कितने बजे? कहा 6 बजे उठ जाता हूं, फिर पढ़ने बैठ जाता हूं। ना कुछ खाते पीते नहीं हो? नहीं खाता हूं, रात में जो है 7-8 रोटी रखता हूं, फिर सुबह रोटी दूध। तो मैंने कहा 10,000 साल तक पढ़ोगे तब भी कुछ नहीं याद होगा, क्योंकि कुछ अंदर जाएगा तब तो यहां रुकेगा। जा ही नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? जैसे ये भरेगा
ये बंद हो जाएगा। इतना जबरदस्त कनेक्शन है इसका। जहां ये भरा फुल हुआ, इस पे लॉक लग जाता है, तुरंत चाबी लग जाती है, टक। क्या सिस्टम बनाया मालिक ने। तो अब यहां ताला लग गया। अब जब ताला लग गया, तुम पढ़ रहे हो तो फील तो हो रहा है कि पढ़ रहे हो, जा कुछ नहीं रहा है। अगर इसमें कुछ डालना है, इसको खाली रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भूख लगी होती है तो मन कहीं भागता ही नहीं, सिर्फ खाना मांगता है बस कि भैया खाना खिला दो। तो उनसे कहो तो खिला देंगे, ये चैप्टर तैयार करवा दें और सामने बढ़िया खाना रखो, फुल चिकन, चंगेजी, रोटी, जूस सब रखो सामने। इसको ऐसा नहीं कि भूखा मारना है खुद को ना, पर शर्त रखनी है कि ये रखा है, ये चैप्टर तैयार करवा दे। फिर 4 घंटे पढ़े मस्ती से, सब सेव हो गया, खाना खाए, 1 घंटे नैप लिए, फिर उठे। इसको भरना है तो इसको खाली रखना, यही तपस्या है। तुम क्या समझते हो तपस्या मतलब जंगल भाग गए, वो सब भगोड़े लोग हैं। क्योंकि चेंज जब भी होगा जब टेम्परेचर, अब ये ग्लास है, ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तुम लोग तो क्या पता होगा तुम, स्टील का मेल्टिंग पॉइंट आधा तो इंजीनियर बैठे हैं इसमें, ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट ही नहीं पता। जाओ भैया कनाडा वनाडा नौकरी वोकरी करो, कहां तैयारी कर रहे हो? तो अच्छा है तुम लोग के पेरेंट्स नहीं देखते ये सब, ये तुम घर जाओ तो बहुत मारे तुम लोगों को कि भाई इतना पैसा खर्चा करके पढ़ाया लिखाया, वो मास्टर तुमसे मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा था, तुम मेल्टिंग पॉइंट क्या है? स्टील का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तुम्हारा एकेडमिक बैकग्राउंड देखो, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ाई होगा ना 12th तक। तो अब अगर तुमको इसको चेंज करना है, मान लो इसके फॉर्म को चेंज करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? मेल्ट करना पड़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा। अरे मोबाइल में देख के बता दो यार, मोबाइल रखो फिर भी टेंशन में हो। 2500 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस जब तुम इसको दोगे ये मेल्ट कर जाएगा। उसके बाद तुम जो फॉर्म चाहते हो वो फॉर्म दे दो। यानी चेंज के लिए टेम्परेचर चाहिए, ताप, वहीं से वर्ड बना तपस्या। तो अगर तुमको खुद को चेंज करना है तो तुमको भी अपने आप को टेम्परेचर देना पड़ेगा। तुम उससे बच रहे हो कि भैया दर्द ना हो, दर्द के बिना चेंज होता ही नहीं। जब पहले दिन भागते हो 5 किलोमीटर, कैसे काफ वगैरह में पेन होता है, वो चेंज हो रहा होता है। फिर जब दूसरे दिन भागते हो तो पेन थोड़ा कम होता है, तीसरे दिन भागते हो और कम होता है, 5वें दिन पेन ही नहीं होता, और 10वें दिन तुम सिर्फ भाग रहे होते हो। तो अगर कुछ बड़ा पाना है तो पेन, तपस्या का रास्ता अपनाओ। जो चैप्टर नहीं पाया, एक पैर खड़े होकर पढ़ो, क्या कंसंट्रेशन बना रहेगा। दर्द होगा यहां पे, कोई पैराग्राफ तुमको नहीं समझ में आ रहा ना, एक पैर ऐसे खड़ा कर लो और खड़े होकर पढ़ो, और क्या कंसंट्रेशन बनेगा। बगुला ऐसे ही तो मछली पकड़ता है, एक पैर पे खड़ा होता है, उससे कंसंट्रेशन बन जाता है। सर कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, हमने कहा बगुला हो जाओ। भाई एक पैर पे खड़ा होने के लिए तुम्हारा मन कहीं भागेगा? कहीं नहीं भागेगा। तुमको अपने आप को संभालना है, नहीं तो गिरे। पॉलिटी, अब पॉलिटी कैसी है? डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्यों?
एमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स कौन कौन से? अवध, बंगाल, हैदराबाद, तुम्हारा पेशवास, मराठा। ये खत्म हो गए, ये पैदा हो गए। तो ये फेल क्यों कर गए? इन्हें ये क्यों हार गए? चलो ये तो खत्म हो गए, ये तो खत्म हो रहे थे, खत्म हो गए, बात क्लियर हो गई। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब मुगल्स लैक्ड कंपीटेंट रूलर्स। तो ये हम मान लिए ये खत्म हो गए, लेकिन ये खत्म हो गए इसका मतलब ये थोड़ा कि पॉलिटिकल ऑर्डर अच्छा नहीं था। टिल 1800 मराठा सरदार्स वर वेरी पावरफुल। मराठों की स्थिति कब खराब हुई? 1773 में, विद द डेथ ऑफ सवाई माधोराव। सवाई माधोराव वॉज द पेशवा, ही डाइड ऑफ कंजम्पशन। उसकी डेथ हो गई सवाई माधोराव की। उसके बाद पेशवाशिप के लिए झगड़ा शुरू हो गया, रघुनाथ राव और नारायण राव, दो गुट बन गए पेशवाशिप में। इंटरनल स्ट्रगल हो गया, ये आपस में लड़ने लगे। लेकिन तब भी इनके पास केपेबल लोग थे, नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया। 1800 पहुंचते पहुंचते महादजी सिंधिया की डेथ हो गई, नाना फडणवीस की डेथ हो गई, एंड मराठा बिकेम द विक्टिम ऑफ इंटरनल स्ट्रगल। सब आपस में लड़ने लगे, होलकर, सिंधिया, पेशवा, सब। इसका फायदा उठाया अंग्रेजों ने। तो सवाल यह उठा कि जब ये थे, अवध पावरफुल स्टेट था, सिख पावरफुल थे, मराठा पावरफुल थे, मैसूर पावरफुल था, रिसोर्स की कमी ही नहीं थी, ये क्यों हारे? दे वेर ओनली रैक रेंटिंग स्टेट्स। सिर्फ इनको कर से मतलब था, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं था। टैक्स कलेक्ट करना और आर्मी बढ़ाना, बस। तो जब तक केपेबल लोग थे तो चलता रहा। जहां इनकम्पिटेंट आदमी आया वो इसको संभाल ही नहीं पाया। सिराजुद्दौला, जब तक मुर्शीद कुली खान केपेबल आदमी है, अलीवर्दी खान केपेबल आदमी है, लेकिन सिराजुद्दौला कहता है एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है? मारा गया। जब तक निजामुल मुल्क जिंदा है हैदराबाद सेफ है। जैसे वो मरा, मुजफ्फर जंग, नासिर जंग। जब तक टीपू सुल्तान मैसूर में है, मैसूर सेफ है। जैसे ही वो मरा, स्टोरी ओवर। जब तक रंजीत सिंह पंजाब में है, स्टोरी। क्योंकि रैक रेंट और आर्मी, पैसा कलेक्ट करना और सेना मजबूत करना, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन वीक था। तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जब वीक होगा तो उसको कोई केपेबल आदमी ही संभाल सकता है। ये पता चलेगा तुम्हें पहला चैप्टर पढ़ के। नहीं, फिर तुम क्या पढ़ोगे? सोसाइटी। अब आप देखो इंडियन सोसाइटी को, आप देख लो इंडियन सोसाइटी को। हिंदू, मुस्लिम, दलित सब लड़ रहे हैं आपस में। तुमने हमको मारा था, वो कह रहे तुमने हमको गाली दिया, तुम हमें मंदिर में नहीं जाने दे रहे हो। जरूरत ही क्या मंदिर में जाने की? नहीं, हमें कोई अपने घर में ना जाने दे, हम कभी ना जाएं, हम दूसरे घर में चले आए। कोई तो घर होगा जो बुला रहा होगा, आओ भगवान के पास जाना है, हाँ आओ हम दिखाएं। उससे घर में जाके देख लो, कसम खाए हो कि इसी में जाके यहीं भगवान जो बैठे हैं इन्हीं देखेंगे। दूसरे वाले का भी देख लो, क्योंकि मिला तो किसी को कुछ नहीं। भाई एक दरवाजा बंद होता तो कई लोग खोले होते हैं ना कि आओ आओ ये हमारा वाला। तो मॉल है, हमको मंदिर में नहीं जाने दिया। अरे तो जबरदस्ती है, मत जाओ, हमको ना जाने दे, हम चर्च में चले हैं। इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन।
स्वर्ग में नहीं जाने देंगे, हेवन चले जाएंगे। चर्च वाले मना कर देंगे, मस्जिद चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हमें क्या लेना देना है? हमें पता है भगवान गॉड इज वन, लेकिन ये बात पता करने के लिए बहुत दम चाहिए। सबको नहीं पता है, इसीलिए सब मार भी खा रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा पैमाना यही है, जिसको धरती पर यह पता चल गया कि भगवान एक है, वो गरीब हो ही नहीं सकता। उसका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है। जिनको नहीं पता है सब मार खा रहे हैं। सोसाइटी इज द स्पाइन ऑफ नेशन। सोसाइटी, फैमिली। अब घर में 4 लोग हैं, चारों एक दूसरे के दुश्मन हैं। बाहर वाला कब्जा कर लेगा कि नहीं कर लेगा? सबसे खतरनाक फीचर यहां पे क्या है? कास्ट सिस्टम। द मोस्ट डिवाइडिंग फोर्स ऑफ इंडिया इन 18th century. Woman was in trouble. Woman, child marriage, parda system, sati system, the position of widows. राजनीति, समाज, कल्चर। अब ताजमहल बनाने का तो पैसा नहीं है, लेकिन इमामबाड़ा बना रहे हैं। आर्किटेक्चर जारी है, पोएट्री चल रही है। सबसे फेमस कौन सी? उर्दू। सबसे ज्यादा उर्दू के पोएट यहां हुए, गालिब, सौदा, मीर। और इस कल्चर का सबसे खास बात, द हार्मनी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। कभी झगड़ा था ही नहीं। इंडिया को फिर से मोनार्की हो जाना चाहिए। इंडिया इज नॉट सूटेबल फॉर डेमोक्रेसी। ए कंट्री डेमोक्रेसी, यहां लोगों को कुछ पता ही नहीं। जहां लोगों को यह मना करना पड़ता है कि भैया रेलवे स्टेशन पे मत थूको, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, वहां डेमोक्रेसी कैसे सफल हो सकती है? फॉर्च्यूनर में बैठे, केला खा रहे हैं, केला खा लिया, सारे छिलके उठा के सड़क पे फेंक दिए। अरे 2 मिनट गाड़ी में ही रख लो, अपने घर के डस्टबिन में फेंक देना। सड़क डस्टबिन है, शीशा नीचे किया, सड़क पे फेंक दिया। डेमोक्रेसी सिर्फ नेताओं से चलती है, पब्लिक से। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व।